नीट 2026 का एग्जाम अब बस 4 महीने दूर है और अभी भी अगर आप बायो में सिर्फ 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हो और आपका टारगेट है 340 प्लस मार्क्स स्कोर करना है 4 महीनों में, तो आपका सबसे पहला सवाल ये आएगा कि भैया क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं इन 4 महीनों में इतना बड़ा मार्क्स का इंप्रूवमेंट करूं। सच बताऊं, ये पॉसिबल वर्ड जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है कंप्लीटली। अगर आप इन 4 महीनों में लग के लगातार अच्छे से कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे और 340 नंबर नीट 2026 में स्कोर कर लोगे, अचीव कर लोगे, तो आपके लिए यही वर्ड जो है पॉसिबल होगा। लेकिन कोई अगर है इतना अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं करेगा, नीट 2026 में ये मार्क्स स्कोर नहीं करेगा, 200-300 में अटक जाएगा, वो बोलेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वीडियो बेकार है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अरशद, नाउ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट सीएमएसडीएस कोलकाता। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन 4 महीने में 340 प्लस स्कोर टारगेट कैसे करें बायोलॉजी में। सारे पॉसिबल मैं तरीके बताऊंगा, तरीका मैं बताऊंगा, फॉलो आपको करना है। और देखो यार, ये 4 मंथ आपको देखने में बहुत कम लग रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि ये 4 मंथ्स इनफ है टू स्कोर अ दिस डिसेंट मार्क्स इन बायोलॉजी। तो अगले 4 महीने आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, और सिर्फ कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि आप कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लो, आपका जो हर एक मिनट हो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो। तो इस वीडियो में मैं वही सब बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने स्टूडेंट्स को 3 टाइप में क्लासीफाई करा हुआ है, स्टेज 0, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में। तो ये है क्या स्टेज, पहले ये देख लेते हैं। तो स्टेज 0 वो लोग हैं जिन्होंने जस्ट बायोलॉजी अपनी स्टार्ट करी अभी, इन्होंने पहले बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, ना 11th में पढ़ी है, ना 12th में पढ़ी है, ना अगर इन्होंने ड्रॉप भी लिया तो उनमें बिल्कुल बायोलॉजी इन्होंने छुई बिल्कुल नहीं है। तो इनके पास ना ही प्रीवियस अपने पास नोट्स हैं, ना ही इनके पास नॉलेज है। तो इनके पास वन एंड ओनली जो रास्ता बचता है बायोलॉजी में अपना स्कोर ज्यादा करने के लिए, वो है वन शॉट लेक्चर। आपको वन शॉट लेक्चर देखना ही पड़ेगा अगर आप स्टेज 0 में हो। और वन शॉट लेक्चर भी जो है वो आपको इस तरह से देखना है कि वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो। और एनसीईआरटी बेस्ड हो इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी की वीडियोस लगा के बैठ जाओ, ये नहीं। वीडियो होनी चाहिए, प्रॉपर लेक्चर्स होनी चाहिए, वन शॉट होना चाहिए, और एनसीईआरटी के पे बेसिस होना चाहिए। जो नोट्स हैं एनसीईआरटी के बेस्ड हो। तो आपको बता दूं, एनसीईआरटी में पूरे 32 चैप्टर्स हैं, और आप अगर 3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट, तो आपके पास 4 महीने हैं, लेकिन लास्ट में आप टेस्ट के लिए रखोगे, उसमें आप बिल्कुल भी सिलेबस नहीं कर सकते, उसमें बस रिविजन और आपको टेस्ट देने हैं। तो इन 32 चैप्टर्स के लिए आपको 3 महीने मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए, और 3 महीने मतलब 90 डेज। हर चैप्टर्स का मान कर चलो 3 डेज मिल रहा है। बस ये नहीं कि एक चैप्टर को आप 3-3 दिन दे रहे हो। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो एक दिन में भी निपटाए जा सकते हैं, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आपका जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स है, ये सारे आप एक एक दिन में निपटा सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज रोज वन शॉट करना है, आपको रिविजन में भी टाइम देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी देने हैं। तो रोज रोज आप लेक्चर मत देखो, इन सारे चैप्टर्स को एक एक दिन में निपटाओ। जो बाकी चैप्टर जैसे कि जेनेटिक्स है, 2-2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर अच्छा से लंबे हैं। एंड पूरे बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज इनका है। आप बस 2 जेनेटिक्स के चैप्टर कर लो, 8-8, 16, 15 से 17 क्वेश्चन बस आपको जेनेटिक्स से मिलेंगे। तो जेनेटिक्स को कम से कम आपको 1 हफ्ता देना है, पूरे 2 चैप्टर जेनेटिक्स के 1 हफ्ता देना है। तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन जो है आगे बढ़ाना है। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको ज्यादा टाइम देना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन जो है वन शॉट देखते ही रहो। मैक्सिमम दिन में आप बस 2 से 4 घंटे दो वन शॉट के लिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर लो और एक दिन में कंप्लीट करो, ऐसा नहीं, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, याद नहीं रहेगा आपको, कुछ पता नहीं चलेगा कुछ पढ़ा भी है नहीं, एक बार पढ़ोगे ऐसे ही चला जाएगा। तो अगर आप वन शॉट कर रहे हो तो दिन का 2 से 4 घंटा दो। एक दिन आज चैप्टर हो गया, अगले दिन रहने दो, उसमें रिवाइज करो। हर दिन वन शॉट क्यों देना है भाई? सच बताऊं, वन शॉट देख के आपका नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि इन 4 महीने में लगातार वन शॉट देखते हैं, सिर्फ बायोलॉजी का नहीं, मैं तीनों सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ, और आराम से नीट में जाओगे, अच्छा स्कोर कर लोगे, सिलेक्शन ले जाओगे, तो भाई लिख के ले लो। नीट में अगर आप सिर्फ वन शॉट करके जाओगे ना, 40-50% ही स्कोर कर पाओगे। और मैक्स टू मैक्स आप जगह जाओगे तो 60% जाओगे। सिर्फ वन शॉट से आपका नहीं होगा। मेन जो रोल प्ले करता है ना नीट में मार्क्स का, वो मेनली है रिवीजन और उसका टेस्ट। ये आपको मैं आश्योर कर सकता हूँ कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे और जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, आपका मार्क्स उतना ही बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज 1 वाले जो स्टूडेंट्स है वो कौन है। इन्होंने भी अभी स्टार्ट करा है, लेकिन इनमें अच्छी बात क्या है, इन्होंने पिछले साल या फिर 11th-12th में ऑलरेडी एक बार सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। इनके पास नोट्स हैं, पिछले साल के नोट्स हैं, और नॉलेज भी है। आप ये एक बार पढ़ेंगे, आप लोग अगर स्टेज 1 में हो, अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे, आपको लग रहा हो कि कुछ याद नहीं है, लेकिन आप 1-2 बार अपने नोट्स को पढ़ने पलटाओगे, पढ़ोगे, आपको याद आ जाएगा चीजें। तो आपके लिए जो है ना, वन शॉट एक अच्छा उपाय नहीं है अपना स्कोर बूस्ट करने का। आपको क्या करना है, मेनली आपको जो है प्रीवियस ईयर के नोट्स जो है उसको वापस पढ़ना है। बस वन शॉट को तभी जाओ वन शॉट पे जब आपको कोई भी चैप्टर बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आ रहा हो। आप बार बार उस नोट्स पढ़ रहे हो लेकिन आपको उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे। और दूसरा, नॉलेज तो आपके पास है, नोट्स एक बार पढ़ोगे, हर एक चीज वापस से आपको दिमाग में वापस से याद आ जाएगी। तो स्टेज 0 वाले ना, उनको भी वन शॉट कैसे देखना है वो आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेज 2 वालों पे। स्टेज 2 वालों ने ऑलरेडी अपना 70% सिलेबस जो है कंप्लीट कर रखा है, बस मार्क्स के कमा रहे हैं। क्यों? रिविजन में कमी है उनकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है। ये 2 चीज अगर ये सुधार लेंगे
इन अगले 4 महीने में ये लग के करेंगे रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, आराम से ये स्कोर कर सकते हैं। सबसे आसान इनके लिए स्कोर करना भी, क्योंकि इनके पास भले इनके मार्क्स कम आ रहे हो, लेकिन इनके पास ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट है कि इनके पास ऑलरेडी नोट्स भी है। इनको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहना है, आराम से आपका जो है आराम से इन स्टेज 2 वालों का मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। तो स्टेज 2 वालों को क्या करना है, 2-3 चीजें बता रहा हूँ, वो करना आपके लिए बहुत है। बस अपना जो बाकी का जो 30% सिलेबस है या फिर जितना भी सिलेबस है, मतलब जिन्होंने भी 60% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, वो स्टेज 2 में आ रहे हैं। वो आराम से इन 4 महीने में सिलेबस करें, 2-2.5 महीने में सिलेबस अपना कंप्लीट करें, और जो है मैक्स टू मैक्स रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान दें। नोट्स पढ़ो बार बार और एनसीईआरटी पढ़ो। और ये तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो भी कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। बेस्ट तरीका बताऊंगा, आप इसको फॉलो करोगे तो कम से कम टाइम में मैक्सिमम का स्कोर बूस्ट होगा, गारंटीड है। तो स्टेज 2 वालों के लिए क्या है, बस रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट दो, आपके लिए इतना काफी है। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का तरीका आगे बता रहा हूँ। तो 4 पॉइंट्स मैं आपके लिए लाया हूँ। इन 4 पॉइंट को अगले 4 महीने सीरियसली फॉलो करो, देखो आपको स्कोर कितना बूस्ट होगा। आपको मॉक टेस्ट में पता चलेगा कि आपका स्कोर बूस्ट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एवरीडे टारगेट आपको क्या होना चाहिए। तीनों स्टेज, स्टेज 0 हो, स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, तीनों के लिए बता रहा हूँ आपका एवरेज टारगेट रोज आपको करना क्या है। सबसे पहले स्टेज 1 वालों के लिए वन शॉट देखना है 2 से 4 घंटे में, उससे ज्यादा मत देखना, प्लीज मत देखना। मेनली आपको जो है रोज और रोज जो तीनों के लिए कंपलसरी है, करना ही करना है, वो है आपके पास एनसीईआरटी रीडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है तीनों सब्जेक्ट में, और रिविजन। ये 3 चीज आप छोड़ नहीं सकते हो। तो आप बायोलॉजी में सीरियसली अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो, सिलेक्शन असली में आपको चाहिए, तो इन 3 पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। रोज रोज ये 3 पॉइंट आपको जो है, 3 जो है एनसीईआरटी रीडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, रोज रोज करना ही पड़ेगा। भाई स्टेज 1 वालों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वन शॉट के चक्कर में मत पड़ो, अगर आप ऑलरेडी पहले आपने पढ़ रखा है तो। एंड स्टेज 2 वालों से भी है, अगर आप भी रिवीजन के चक्कर में वन शॉट देख रहे हो, प्लीज मत करो। आपने ऑलरेडी पूरे साल मेहनत करी है, नोट्स बनाए इतने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है, बार बार उन्हीं को रिवाइज करो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन से आप इसको बूस्ट करोगे ना, जितना आपको उनसे याद होगा ना, आपको वन शॉट याद नहीं होने वाला। प्लीज इस वन शॉट के ट्रैप में मत पड़ना। ये जो वन शॉट जो है मेनली जो है वो स्टेज 0 वालों के लिए बनाया गया है, प्लीज आप लोग इस पे मत जाओ। बस इन 3 चीजों पे फोकस करो बायोलॉजी में, आराम से स्टेज 1 स्टेज 2 वाले अपना स्कोर आराम से बूस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों में। आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको बोला था कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए। ये जो इतना बड़ा गैप जो है ना, 100 से 340 प्लस मार्क्स को टारगेट जो आपने करा है, तो ये ऐसे ही तो नहीं होगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चलो कम बैक करना है, स्टार्ट करते हैं वन शॉट देखना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहते हैं, बिना कोई स्ट्रेटेजी बिना कोई प्लान के करते रहते हैं। स्ट्रेटेजी और प्लान का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्लान बनाना है कि ये डे 1 में ये पढ़ेंगे, डे 3 में ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक अच्छा प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, ताकि जो आप स्कोर जो आप टारगेट कर रहे हो, ये जो बड़ा जो नंबर का जो गैप आपका है, आसानी से फिल हो। इसके लिए आप बस हार्डवर्क से आपका काम नहीं बना, हार्डवर्क करना है, लेकिन हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है बताता हूँ। वन शॉट में सबसे पहले बताता हूँ, वन शॉट में लोग क्या कर रहे हैं। जिन्होंने अभी जो स्टेज 0 में, वो क्या करेंगे, लिविंग वर्ल्ड, चलो 1 जनवरी है, कम बैक करते हैं, लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं और लास्ट इकोलॉजी तक जाते हैं। एज इट इज जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो आपको असली में स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, स्ट्रेटेजी रियल क्या होनी चाहिए, कि पहले हम उन वीडियोस को देखें जो हाई वेटेज चैप्टर्स हो, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया। जेनेटिक्स के मैंने आपको बताया था 8+8 15 से 17 सवाल आ सकते हैं जेनेटिक्स में। तो यार जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर पहले उनको करो ना। बस 15-17 सवाल, पूरे 90 सवाल में से 15 सवाल कर रहे हो, एक हफ्ते आप जेनेटिक्स को दो स्टार्टिंग में। तो जो भी स्टेज 0 वाले जो है, वो पहले जेनेटिक्स लेके स्टार्ट करो। अगर मेरे वीडियो फॉलो करना चाहते हो, सच में स्कोर अपना बूस्ट करना चाहते हो, ये जो आपका गैप है कंप्लीट करना चाहते हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, और देखो फॉलो करो, कम से कम 1-2 हफ्ता फॉलो करो, देखो आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या बोला था, जेनेटिक्स लेके देखो। जेनेटिक्स आपको देखोगे 15 से 17 सवाल, 90 में से आप 15-17 सवाल कर रहे हो जेनेटिक्स के। अगर आप जेनेटिक्स पहले एक हफ्ते में कर रहे हो, 3-3 दिन दो जेनेटिक्स को, हो जाएगा एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 15 सवाल कर रहे हो। पता है मैक्सिमम बच्चे भी क्या कर रहे होंगे, 1 जनवरी से कम करेंगे, वो लिविंग वर्ल्ड लेके बैठेंगे, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन प्लांट किंगडम और देन एनिमल किंगडम। लिविंग वर्ल्ड से पता है मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आते हैं, एक आता है, फिर कभी कभी तो ये एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 आएंगे, और ये प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में से मैक्स बता रहा हूँ 4 सवाल आएंगे। तो टोटल 11 सवाल हुए, और ये 11 सवाल मतलब सिर्फ 12% है पूरे बायोलॉजी का। मैक्स बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। और वेरेस आप इस वीडियो को देख के क्या करोगे, सबसे पहले जेनेटिक्स के 2 चैप्टर, मोलिकुलर बेसिस और इनहेरिटेंस वाला चैप्टर करोगे, जिससे 15 से 17 सवाल आएंगे। और ये 15 से 17 सवाल ना
19% मार्क्स कवर करता है पूरे बायोलॉजी का। तो देखो आप एक हफ्ते में ही 19% कर रहे हो, वह जो ये वीडियो नहीं दिख रहा है वो क्या कर रहा है, बस 12% कर रहा है। अगले हफ्ते में आप 7% आगे बढ़ गए ना इन सबसे। तो ये है स्ट्रेटेजिक और ये है स्मार्ट स्टडी। तो आपको क्या करना है, हायरार्की फॉलो करनी है। जो टॉप प्रायोरिटी के जो चैप्टर्स हैं आपको वो फर्स्ट करने हैं, फर्स्ट उनको निपटाओ, उनको देखो, और जो लीस्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स है ना वो लास्ट में देखना। इस तरह से आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के वीडियोस देखो, लास्ट में आते आते लीस्ट प्रायोरिटी के देखो। तो इस हायरार्की को फॉलो करते हुए वन शॉट वीडियोस देखो, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आते थे ना वन शॉट देखने का मन नहीं करता है, तो जल्दी जल्दी बच्चे क्या निपटाने लगते हैं इन वीडियोस को, 2x में 3x में दिखते हैं, जबकि लास्ट के जो चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी यूनिट है इकोलॉजी, और उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इजिली उसको स्कोर कर पाते हो। तो ये क्या है, हायरार्की को फॉलो करते जाओ, आप अच्छे कर लोगे। तो भैया प्रायोरिटी लिस्ट मिलेगी कहाँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, आप जाओ बस लिस्ट देखो और उसको उतारो, उसके अकॉर्डिंग अपना जो वन शॉट देख रहे हो वो करो। नेक्स्ट आते हैं रिवीजन। जो है रिवीजन में भी यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, इक्वल टाइम सब चैप्टर्स को नहीं देना। सब चैप्टर्स का जो है ना, लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहा है को उसमें भी 1 घंटा दे रहा है, जेनेटिक्स को भी बस 2-3 घंटा दे रहा है, ऐसा नहीं है। लिविंग वर्ल्ड भाई मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों उसको इतना टाइम देना, आधे घंटे में पढ़ के खत्म करो यार। जेनेटिक्स में हर चैप्टर, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर में से 7-7 सवाल आएंगे मिनिमम, तो उसको कम से कम 4-5 घंटे तो दोगे रिवीजन करने के लिए, ताकि वो याद रहे। तो आपको इक्वल टाइम हर चैप्टर को नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा टाइम उनको जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स का जो मैंने लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो पूरा मैंने बना के रखा है अपने चैनल पे, जाके देख लो। और वहां से जो लिस्ट है वो अपने कॉपी में लिखो, उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन, और जो वन शॉट है, जिनको वन शॉट देखना है वो जो अपना रिवीजन कर रहे हैं वो भी इसको फॉलो करो। और इन हाई वेटेज चैप्टर्स के भी जो है ना कुछ हाई टॉपिक्स होते हैं, हर चैप्टर्स के हर टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहां से वो हर साल क्वेश्चन बनाता है, हर कुछ सालों में उससे क्वेश्चन आएगा। आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यू एनालिसिस करो, आपको मिलेगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। बस कुछ टॉपिक जो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर फेवरेट हैं, उन कुछ टॉपिक जो है उसने पूरा चैप्टर का जो मार्क्स है कवर करके रखा है। तो भैया अब ये हाई यील्ड टॉपिक्स कहां से मिलेंगे, तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बायो हाई यील्ड सीरीज नाम की सीरीज स्टार्ट करी है, वहां पर मैं इन्हीं हाई यील्ड टॉपिक्स को ही बस डिस्कस करता हूँ। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड करता हूँ, अच्छे से हैंड रिटन नोट्स है, एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाए, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। इकोलॉजी के 2 चैप्टर्स का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तीसरा चैप्टर भी आ जाएगा, धीरे धीरे सारे चैप्टर्स में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हाई टॉपिक्स को पहले ज्यादा टाइम दो, ऐसा नहीं कि छोड़ना है बाकी टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन हाई टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दो। जैसे कि आप 100% टाइम दे रहे हो किसी एक चैप्टर में से, जो हाई टॉपिक्स जैसे कि 5 टॉपिक्स है, 5 में से 2 टॉपिक्स 50% कवर कर रहा है, तो यार कम से कम 40% तो आप टाइम दोगे इन 2 टॉपिक्स को। इन 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी यही है, वेटेज का कोई चैप्टर्स को देना है, जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उनमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिन चैप्टर का वेटेज कम है उसमें कम करो। लिविंग वर्ल्ड में 50 क्वेश्चन से ही आपका काम बन जाएगा, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फिर जेनेटिक्स में एटलीस्ट 200 सवाल करने दोनों चैप्टर्स के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनसीईआरटी रीडिंग। मैक्सिमम क्या करते हैं, नोवेल की तरह एनसीईआरटी को पढ़ते रहते हैं, पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। एनसीईआरटी है, याद करना है आपको, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, तो नोवेल की तरह पढ़ के एक बार नहीं होगा। और एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका बता दूं, क्या क्या अलग चीजें आपको इसमें ऐड करनी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में ऐड करते हैं। बिल्कुल भी जो एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप एनसीईआरटी में मत लिखो, ठीक है। करना क्या क्या बता रहा हूँ, देखो एक एग्जाम्पल मैं अपने दे रहा हूँ। जब प्रिपरेशन करता था, मैं क्या करता था, एक बार में ये सब नहीं हुआ है जो मैंने सब दिखाऊंगा ना आगे, ये 2-3 साल मेरा ड्रॉप जो है, तो हर साल मैंने अपने ड्रॉप से कुछ ना कुछ सीखा है, और उसको जो अप्लाई कर रहा हूँ और मैं एक ही बार में आपको दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या एनसीईआरटी पढ़ते समय, सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड मत करना जो एनसीईआरटी के बाहर की हो। वो आपके ऑलरेडी नोट्स में है, नोट्स से आप उनको पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी में एक भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। तो आप जब भी कोई भी टॉपिक का पैराग्राफ पढ़ते हो, जैसे कि देखो मैंने ये पूरा कोफैक्टर का पैराग्राफ पढ़ा है, देखो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, कई बार आप इस एनसीईआरटी को पढ़ोगे तब जाके आपको याद होगा। तो कम से कम टाइम में 1-2 एनसीईआरटी रीडिंग में ही आप इन सब चीज को याद कैसे रखते हो। एनसीईआरटी के साइड में जो है ना, इस पूरे पैराग्राफ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है ना, वो सब नोट कर लो। जैसे कि मैंने इन कोफैक्टर का, देखो इतना बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन मैंने इस कोफैक्टर को इतने में निपटा दिया, तो मुझे बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये एक पॉइंट पढ़ूंगा उससे हो जाएगा। इतना छोटा भी है, इजिली आज भी हो जाएगा, और थोड़ा समय लगेगा एज कम्पेयर टू इस पैराग्राफ को पढ़ने में। देखो इस पैराग्राफ को पढ़ने में 5-7 मिनट लगेंगे, तो 1 मिनट में ही हो जाएगा। देखो यार 10% में काम बन रहा है मेरा, याद भी हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में। तो इस तरह को अपनाओ ना। नेक्स्ट क्या है,
जब भी कोई डायग्राम है तो डायग्राम के सामने ही लिखो, ये डायग्राम के बाद में इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप पहले ही लिख लो ताकि आपको डायग्राम भी याद रहे, उसका एग्जाम्पल भी याद रहे। तो सभी डायग्राम के सामने है, उसमें जो जो डायग्राम के बारे में है वो लिख लिया करो, मस्त रहेगा। नेक्स्ट, ईयर्स और साइंटिस्ट के नाम। बहुत भाई, पूरे चैप्टर्स में कई चैप्टर्स ऐसे हैं साइंटिस्ट और ईयर्स के जो है भरा पड़ा है, बहुत बिखरा पड़ा है। ये भी नहीं है कि एक साथ कंपाइल करा है, बिखरा पड़ा है पूरा एनसीईआरटी में। ईयर्स और जो अपना साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, साइंटिस्ट का नाम है, तो आपको करना है एक जगह इन सभी जो ईयर्स को है, साइंटिस्ट को, उनका लाना है। देखो जैसे कि मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सारे ईयर्स और उनके जो साइंटिस्ट हैं वो सब मैं ले आया हूँ। एक और एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये 2024 का एग्जाम है, जिस बार मैंने एग्जाम दिया था। यस, तो 2024 को मैंने एग्जाम दिया था, उसका एक क्वेश्चन है। एक अच्छी चीज बता दो, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो अच्छे से क्वेश्चन को देखो, और ये मैंने क्या करा, खुद से मैंने ये कंपाइल करता पूरे चैप्टर में। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में साइंटिस्ट और उनके जो कंट्रीब्यूशन है बिखरा पड़ा था, तो मैंने एनसीईआरटी के पहले पेज में बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाला चैप्टर जो उसके फर्स्ट पेज में ये सारा कंपाइल करके था। आप दोनों को कंपेयर करो, एज इट इज आ गया भाई, एज इट इज। ऐसी आपके साथ भी होगा। चीजों को जो ना कंपाइल करना सीखो, ताकि वो आप एक ही बार में उन सबको पढ़ो, और एग्जाम में ऐसा है तो कंफ्यूज नहीं होगा। जिन्होंने ये अलग अलग पढ़ा था हो सकता है उनको कंफ्यूज हो, मैंने तो एक साथ बना के रखा था ना, आ गया। आपके साथ भी ऐसा होगा। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़ो, जो पैराग्राफ है उसका मेन पॉइंट उसके साइड में लिखो, ताकि उस पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट है, कम से कम जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ो तो वो आपके नजरों के सामने से गुजरे। एनसीईआरटी के डायग्राम्स को अच्छे से लो, उस डायग्राम्स को लिखो, उसके बारे में क्या, बस डायग्राम देखने से नहीं होगा। देखो ये किसका एग्जाम्पल है, पैराइटल का, नहीं तो आपको बार बार क्या देखना पड़ता, नीचे देखना पड़ता। तो सामने लिख लिया, साथ में इसके एग्जाम्पल भी वहीं पर लिख लिए, तो ये बहुत ईजी तरीका हो जाएगा एनसीईआरटी को पढ़ने का। बाकी साइंटिस्ट के नाम, ईयर्स के नाम, वो एक साथ कंपाइल करो पूरे चैप्टर्स का। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट। भाई साहब हो ही नहीं सकता, जो पूरा जो रिवीजन बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, इन दोनों से भी जो ऊपर में जो आता है ना, वो टेस्ट है। क्यों? टेस्ट जब आप दोगे आपको पता चलेगी आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपकी जो गलतियां हैं वो आपको पता चलेगी। तो गलतियां पता चलेगी तभी तो उसको सुधारोगे। आप कोई भी चैप्टर पढ़ के चले गए, आपको लग रहा है कि ये चैप्टर मुझे पूरा याद है, जब टेस्ट में आप जाओगे ना तब आपको असली औकात पता चलेगी कि ये चैप्टर आपको कितना आता है। तो टेस्ट देना मत छोड़ना। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट में जो गलतियां हो, अगर वो एनसीईआरटी की पॉइंट आपको याद नहीं आ रही है, कोई एनसीईआरटी पॉइंट है, एनसीईआरटी में उस पॉइंट को मार्क करो, हाईलाइट करो, ताकि आपको अगली बार जब पढ़ोगे आपको याद आएगा, भाई ये एनसीईआरटी मैंने टेस्ट में इस चीज को गलती करी थी, ये चीज मुझे बार बार पढ़नी है। बार फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला बार बार लिखो। एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे, एग्जाम्पल लिख लिख के आप प्रैक्टिस करोगे। मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल आप टेस्ट दोगे ना, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, आपको एक बार लगेगा जब फर्स्ट टाइम किसी चीज का तुमने अपने टेस्ट दिया, गलत हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आप उसको याद आएगा कि ये मैंने गलती करी थी, ये गलती नहीं करनी, यहाँ पर मुझे कंफ्यूज होना है, तो कंफ्यूजन वाले वर्ड्स में आप कुछ निमोनिक वगैरह बनाओ, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो टेस्ट भाई जरूर देना। बोल रहा हूँ, अभी तो आप जैसे कि स्टेज 0 या फिर स्टेज 1 में हो, अभी तो आप मेनली रिवीजन पे फोकस करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। लेकिन जैसे जैसे आपका जो जैन से अप्रैल का जो महीना है ना, तो वहां पर आपके रिवीजन वगैरह कम होते रहेंगे, टेस्ट का आपका जो टेस्ट का जो नंबर है वो बढ़ते रहना चाहिए। तो यार टेस्ट जरूर देना, और टेस्ट में ही बोल रहा हूँ मैं, फुल सिलेबस टेस्ट दो, तभी काम बनेगा, क्योंकि फाइनली आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देना है नीट में। नेक्स्ट आते हैं, वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखो जैसे जैसे आपका जनवरी से अप्रैल का महीना आ रहा है, स्टार्टिंग में तो आप लेक्चर्स करोगे, जो स्टेज 0 वाले हैं वो अपना वन शॉट करेंगे, या फिर जो स्टेज 2 वाले हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। स्टेज 1 वाले जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस एक बार कर रखा है पिछले साल, तो नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका काम बन जाएगा। तो जैसे जैसे आपका टाइम जो बढ़ेगा ना, जनवरी से अप्रैल का महीना, तो आपका लेक्चर का ड्यूरेशन इधर हाई रहेगा। अप्रैल में आने आते, अप्रैल में तो आपको लेक्चर्स देखने ही नहीं है, अप्रैल से पहले ही कोशिश करो, मिड फेब या फिर लास्ट टू लास्ट मार्च तक आप कंप्लीट करो। अप्रैल में आपको बिल्कुल भी लेक्चर्स के लिए टाइम नहीं देना है, याद रखना। और जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर कम आएगी। क्यों? क्वेश्चन प्रैक्टिस को रिप्लेस करेगा टेस्ट। रोज रोज का आपको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज में आपको इंक्लूड करना ही है। और जैसे टाइम बढ़ेगा ना, आपको अभी शायद 0 टेस्ट दोगे, स्टार्टिंग के 1 दिन महीने शायद नहीं दोगे, या फिर तो बहुत कम दोगे, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ना, टेस्ट का जो आपका नंबर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो टेस्ट की, टेस्ट सही सब कुछ है, टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। लास्ट के महीने में अप्रैल में जो है ना, आपको 3 से 4 टेस्ट देने हर हफ्ते, याद रखो, तभी होगा आपका सिलेक्शन। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा गलती क्या है। टेस्ट जहां पर दो, टेस्ट में गलती आ रही है, फिर रिवाइज करो चैप्टर को, इस तरह से होता है रिविजन। तो ये मैंने आपको फुल प्रूफ
पूरा स्ट्रेटेजी बता दी, पूरा आगे का बता दिया कि आपको अगला 4 महीना कैसे करना है। वीडियो को फॉलो करो, जो बताया हर एक चीज फॉलो करो, हर एक पॉइंट को फॉलो करो। आई एश्योर यू आपका मार्क्स इंप्रूव जरूर होगा। 340 प्लस का जो आपका टारगेट है ना, कंसिस्टेंट रहो। स्मार्ट स्टडी का जो मैंने तरीका बताया ना, वो जरूर फॉलो करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो जितना ही पॉसिबल हो सकता है, जो मैंने गलती अपने ड्रॉप ईयर में करी थी वो मैंने सारी आपको बताई है। क्या क्या अवॉइड आपको करना है वो देखना है। देखो मैंने अपनी जो ड्रॉप ईयर था, अपने फर्स्ट ड्रॉप में क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी थी, टेस्ट तो दिए ही नहीं थे, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी, और वन शॉट के पीछे लग गया था। वन शॉट के ट्रैप में मत पढ़ो, एनसीईआरटी रोज का रोज पढ़ो। एनसीईआरटी के बिना आप पढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि आप नोट्स पढ़ के हो जाएगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी से होने वाले, तो एनसीईआरटी तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना रिवीजन के नहीं होगा। और टेस्ट जरूर देना है। तो बताना जरूर वीडियो कैसा लगा, और ये बताना कौन सी स्टेज में हो, 0 में हो, 1 में हो, 2 में हो, आपका अभी कितना मार्क्स आ रहा है, ये सब बताना।